हेलो फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म मेल में बनते हैं और जैसा कि यहाँ फर्स्ट लाइन आपको दिखाई गई है, प्राइमरी जर्म सेल से स्पर्मेटिड बनना और स्पर्मेटिड से स्पर्म बनना। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में दो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। एक तो है स्पर्मेटोसाइटोसिस और दूसरा है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोसाइटोसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड फ्रॉम प्राइमरी जर्म सेल एंड स्पर्मियोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटिड। स्पर्मियोजेनेसिस का हिंदी में होता है कायांतरण। तो स्पर्मेटिड की काया में परिवर्तन होगा और उससे बनेगा स्पर्म। तो इसमें हम दो स्टेप्स इन्वॉल्व करेंगे, स्पर्मेटोसाइटोसिस फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप है स्पर्मियोजेनेसिस। अब हम लेते हैं इसकी परिभाषा। स्पर्म मेल में बनता है, तो मेल में जो गोनैड है मेल में जो गोनैड है वो है टेस्टिस, और टेस्टिस के एक जोड़े टेस्टिस पाया जाता है। और टेस्टिस में कई क्या पाई जाती हैं, रेता नलिकाएं, सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इन सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जर्म सेल्स होती हैं, ये जर्म सेल्स हैं, ठीक है। इन जर्म सेल्स के बीच बीच में सर्टोली सेल्स होती हैं। सर्टोली सेल्स, ये जो लंबी बनाई है ये इस तरह से, ये सर्टोली सेल्स हैं, ठीक है। सर्टोली सेल्स जो हैं ये पोषण प्रदान कर रही हैं जो स्पर्म्स बन रहे हैं उनको। तो हमारा प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस है, हम जर्म सेल्स से ही संबंधित रहते हैं अभी। तो ये जर्म सेल्स हैं और थाउजेंड्स ऑफ सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज प्रेजेंट इन वन टेस्टिस, ठीक है। यानी कई रेती नलिकाएं उपस्थित होती हैं एक टेस्टिस में, और रेती नलिकाओं में ये जनन उपकला कोशिकाएं हैं। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। जनन उपकला कोशिका, जनन उपकला कोशिका यानी प्राइमरी जर्म सेल। इन प्राइमरी जर्म सेल में लगातार समसूत्री विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन। तो यहाँ आप देखो, पहले हम लेते हैं इसको, हम 3 स्टेप्स में बांटते हैं। यहाँ 3 स्टेप्स में हम बांटते हैं स्पर्मेटोसाइटोसिस वाली प्रक्रिया को, 3 स्टेप्स में बांटते हैं। पहला स्टेप क्या है, मल्टीप्लिकेशन फेज। सेकंड है ग्रोथ फेज। थर्ड है मैचुरेशन फेज। ये स्पर्मेटोसाइटोसिस की फेज है जिसमें प्राइमरी जर्म सेल से स्पर्मेटिड का निर्माण होगा, ठीक है। तो जो जर्म सेल बताई थी, जर्म सेल जनन उपकला कोशिकाएं, उन जनन उपकला कोशिकाओं में कुछ कोशिकाओं में लगातार समसूत्री विभाजन होता है, माइटोसिस। माइटोसिस के परिणाम स्वरूप एक जर्म सेल से 2 कोशिकाएं बनी, 2 से 4 बनी, और इस तरह से जो है लगातार माइटोटिक डिवीजन चलेगा, जिसके परिणाम स्वरूप जो कोशिकाएं बनती हैं उन्हें कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। यानी मल्टीप्लिकेशन फेज के परिणाम स्वरूप बनती हैं स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। प्राइमरी जर्म सेल से स्पर्मेटोगोनिया बने। स्पर्मेटोगोनिया बनने के बाद में सेकेंड फेज आती है ग्रोथ फेज। ये है ग्रोथ फेज। यानी कुछ स्पर्मेटोगोनिया जो हैं वो रिजर्व हो जाती हैं, आरक्षित रहती हैं, उनमें आगे का प्रोसेस नहीं होगा। और कुछ जो स्पर्मेटोगोनिया हैं वो पोषक पदार्थ ग्रहण करके साइज में वृद्धि करती हैं और लगभग डबल हो जाती हैं साइज में। और लगभग डबल होने के बाद में इनको क्या कहेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, साइज लगभग जो है इनकी डबल हो गई, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो ग्रोथ फेज। तो स्पर्मेटोगोनिया में क्या हुआ, कुछ स्पर्मेटोगोनिया रिजर्व स्टॉक में चली गई और शेष जो है पोषक पदार्थ ग्रहण करके साइज में लगभग डबल हो जाती हैं, इन्हें कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। सेकेंड फेज हो गई ये ग्रोथ फेज। थर्ड फेज होती है मैचुरेशन फेज। मैचुरेशन फेज में 2 स्टेप्स होंगे, फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन एंड सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन। मैचुरेशन फेज में एक्चुअली क्या होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस की प्रक्रिया होगी। हमें पता है मियोसिस को 2 स्टेप्स में बांटा जाता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट जो है वो रिडक्शन डिवीजन है। रिडक्शन डिवीजन यानी जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, हैप्लॉइड अवस्था में रह जाती है। तो यहाँ है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप जो 2 कोशिकाएं बनी हैं ये कहलाती हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इनमें गुणसूत्रों की संख्या अब आधी रह गई है, हैप्लॉइड, ये एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना,
हैप्लॉइड रह गई है, ठीक है। सेकंड मैचुरेशन डिवीजन होगा। सेकंड मैचुरेशन डिवीजन के परिणाम स्वरूप सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से अब जो कोशिकाएं बनी हैं, इन कोशिकाओं में भी क्या होगा, गुणसूत्रों की संख्या हैप्लॉइड रहेगी, क्योंकि सेकंड मैचुरेशन डिवीजन जो है वो समसूत्री विभाजन के समान ही होती है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से मैचुरेशन के बाद में 4 जो कोशिकाएं बनती हैं, उन कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या हैप्लॉइड रह जाती है। 4 बनती हैं और चारों एक ही साइज की होती हैं, और चारों में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, हैप्लॉइड रहती है। और इस मैचुरेशन डिवीजन के कंप्लीट होने के बाद ये जो कोशिकाएं बनी हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से अंत में, ये कहलाती हैं स्पर्मेटिड। ये क्या कहलाती हैं? स्पर्मेटिड को हम कहेंगे पूर्व शुक्राणु, क्योंकि अभी जो है ये स्पर्मेटिड की संरचना आप देख रहे हो कैसी है, स्फेरिकल है, हैप्लॉइड है, लेकिन स्फेरिकल है, और इसमें जो है टेल वाला भाग या हेड वाला भाग या इस तरह का कोई डिस्टिंग्विशन नहीं है, ठीक है। तो ये बन गए स्पर्मेटिड। तो ये पहला स्टेप हुआ, स्पर्मेटोजेनेसिस का, जिसे कहेंगे स्पर्मेटोसाइटोसिस, यानी प्राइमरी जर्म सेल से स्पर्मेटिड का बनना, ठीक है। अब स्पर्मेटिड से क्या बनेंगे? स्पर्म्स। तो स्पर्मेटिड से स्पर्म के बनने की प्रक्रिया कहलाएगी स्पर्मियोजेनेसिस, यानी स्पर्मेटिड का कायांतरण होगा। स्पर्मेटिड में मेटामॉर्फोसिस होगा, कायांतरण होगा, जिसके परिणाम स्वरूप स्पर्म बनेंगे। तो पहला स्टेप यहाँ पर हो गया स्पर्मेटोसाइटोसिस, जिसमें 3 स्टेप हमने पढ़े, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैचुरेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन में माइटोसिस होगा, जिसके परिणाम स्वरूप प्राइमरी जर्म सेल से स्पर्मेटोगोनिया बनेंगे। स्पर्मेटोगोनिया में से कुछ स्पर्मेटोगोनिया साइज में डबल हो जाएंगे पोषण प्राप्त करके। ग्रोथ फेज के दौरान बनेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मैचुरेशन फेज होगा, यानी मियोसिस फेज। फर्स्ट मियोसिस के परिणाम स्वरूप बने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में सेकेंड मैचुरेशन होगा, जिसके परिणाम स्वरूप बनेंगे स्पर्मेटिड। तो ये 3 स्टेप कंप्लीट होता है स्पर्मेटोसाइटोसिस। अब हम लेते हैं इसका अगला भाग, स्पर्मियोजेनेसिस, जिसमें हमने क्या पढ़ेंगे हम? स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना। स्पर्मेटिड क्या बताया हमने? नॉन मोटाइल है और राउंड है, अचल है और गोल है, ठीक है। जबकि स्पर्म कैसा होता है? मूवेबल होता है, मोटाइल होता है और धागे जैसी संरचना होती है। तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे? स्पर्मियोजेनेसिस, शुक्राणु कायांतरण, ठीक है। इसके अंदर जो चेंजेस होंगे स्पर्मेटिड में, उन चेंजेस के बारे में हमको डिस्क्राइब करना है। इसमें जो है 4 स्टेप्स में हम इसको करेंगे। सबसे पहला हम करेंगे चेंज इन न्यूक्लियस, यानी स्पर्मेटिड के केंद्रक में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है। जैसे ये स्पर्मेटिड है और इसके अंदर ये केंद्रक वाला भाग है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या हैप्लॉइड है। तो सबसे पहले हम लेंगे कि केंद्रक में, स्पर्मेटिड के केंद्रक में क्या परिवर्तन हो रहा है। केंद्रक से जल का क्षय यानी लॉस ऑफ वाटर होगा, यानी इसके अंदर जितना भी वाटर है वो इसमें से बाहर निकाल दिया जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप केंद्रक की आकृति जो है उसमें परिवर्तन आ जाएगा। यहाँ गोल है ये, लेकिन अब इसकी आकृति पानी के निकलने के बाद में लगभग ओवल या इस शेप की हो जाएगी, केंद्रक की आकृति, स्पर्मेटिड के केंद्रक की आकृति। इसके साथ साथ इसमें और क्या परिवर्तन होगा? यहाँ शॉर्ट में जो इसको लिख रखा है आरएनए एंड न्यूक्लियोलस पार्टिकल्स, यानी केंद्रक में उपस्थित आरएनए और केंद्रिका के पदार्थों को बाहर निकाल दिया जाता है। डीएनए कॉन्ट्रैक्ट्स, केंद्रक में जो डीएनए है वो संकुचित हो जाता है, और केंद्रक में जेनेटिक मटेरियल रिमेन्स, ओनली जेनेटिक मटेरियल रिमेन्स, यानी केवल जो है इसमें जो आनुवांशिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी पदार्थ हैं, उनके अलावा बाकी जो भी पदार्थ है उसको केंद्रक में से बाहर निकाल दिया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, यहाँ मेंशन कर रखा है,
इसके परिणाम स्वरूप लॉस ऑफ वाटर हुआ तो शुक्राणुओं का भार कम हो गया। न्यूक्लियोलस पार्टिकल को भी बाहर निकाल दिया तो शुक्राणुओं का भार कम हुआ। आरएनए कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो भी शुक्राणुओं का भार कम होगा। और जेनेटिक मटेरियल के अलावा बाकी मटेरियल को बाहर निकाल देंगे तो भी शुक्राणुओं का भार कम होगा। तो जिसके परिणाम स्वरूप शुक्राणुओं का भार कम होता है और न्यूक्लियोलस जो है वो स्फेरिकल से या राउंड शेप से संकरी और लंबी आकृति प्राप्त कर लेता है। ये यहाँ मेंशन किया हुआ है, न्यूक्लियोलस संकरी व लंबी आकृति जो है बना लेता है। और न्यूक्लियस की जो संरचना होती है उस संरचना के आधार पर ही शुक्राणु का जो हेड का स्ट्रक्चर है वो उसके अनुसार बनता है। ठीक है, तो पहला जो चेंज हुआ वो हुआ चेंज इन न्यूक्लियस, यानी स्पर्मेटिड के केंद्रक में जो परिवर्तन हुए वो यहाँ मैंने मेंशन कर रखे हैं पॉइंट वाइज। आरएनए न्यूक्लियोलस पार्टिकल्स जो है इनको बाहर निकाल देते हैं, वाटर लॉस होता है, डीएनए कॉन्ट्रैक्ट होता है, केवल जेनेटिक मटेरियल रह जाता है, शुक्राणु का वजन कम हो जाता है और केंद्रक संकरा और लंबा हो जाता है। ठीक है, अब हम लेते हैं सेकंड चेंज, एक्रोसोम फॉर्मेशन। एक्रोसोम क्या होता है? जो हेड वाला पार्ट है शुक्राणु का, जैसे ये हेड वाला पार्ट है, इसमें यहाँ न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के आगे यहाँ एक कैप लाइक स्ट्रक्चर बनता है, इसके आगे टोपी बनती है, कैप लाइक स्ट्रक्चर, ये एक्रोसोम कहलाता है। और एक्रोसोम के अंदर जो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, पाचक एंजाइम्स होते हैं। ये जो एंजाइम्स होते हैं ये फर्टिलाइजेशन के दौरान, जैसे ये एग है और इसको फर्टिलाइज कर रहा है स्पर्म, तो फर्टिलाइजेशन के दौरान इस एग का जो ये ऊपर का आवरण है इसको डिसॉल्व करने का काम करेगा एक्रोसोम में उपस्थित एंजाइम्स। ठीक है, तो ये एक्रोसोम कैसे बनते हैं? एक्रोसोम जो है यहाँ शॉर्ट में मेंशन कर रखा है, एक्रोसोम बनते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स से, यानी स्पर्मेटिड के अंदर जितने भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स हैं, ये स्पर्मेटिड है, इस स्पर्मेटिड में ही तो चेंजेस हो रहे हैं। स्पर्मेटिड में जितने भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स हैं जो रिक्तिका अवस्था में हैं या ट्यूब्यूल अवस्था में हैं, वैक्यूल अवस्था में हैं, ये सारे के सारे जो एक्रोसोम हैं, ये न्यूक्लियस है अगर, तो इसके आगे आकर के यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ इकट्ठे हो गए, इकट्ठे होने के बाद में ये सब जुड़ करके एक नलिकाकार संरचना बना लेते हैं। ये सब संयुक्त हो गए, एक नलिकाकार संरचना बना ली और इसमें केवल अब रह जाता है एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स, यानी इसमें केवल कण जो हैं वो रह जाते हैं, द्रव जो है इसका उसको बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि वेट कम करना है, द्रव बाहर निकाल दिया जाता है और इस तरह से यहाँ पर ये एक्रोसोमल कैप बन जाती है। और इस एक्रोसोमल कैप यानी किससे बना है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बना है। और इस एक्रोसोमल कैप में अब केवल क्या है? डाइजेस्टिव एंजाइम है। ठीक है, तो ये हो गया एक्रोसोम फॉर्मेशन। थर्ड स्टेप हम लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ टेल। टेल फॉर्मेशन में क्या होता है? यहाँ जैसे मेंशन किया हुआ है, न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के पास सेंट्रोसोम है। ये सेंट्रोसोम है, एनिमल सेल में सेंट्रोसोम होता है। तो सेंट्रोसोम का जो आवरण है, आवरण डिसॉल्व हो गया और इसमें उपस्थित सेंट्रियोल फ्री हो गए। और ये जो दो सेंट्रियोल हैं, इन दो सेंट्रियोल में से एक सेंट्रियोल जो है, दोनों सेंट्रियोल न्यूक्लियस के पश्च भाग में अपने आप को व्यवस्थित कर लेते हैं और एक जो है जो इसके समीप वाले भाग में है वो न्यूक्लियस के पीछे गर्त होती है उसमें चला जाता है। क्योंकि ये एकदम समीप है और गर्त में चला गया, इसको कहते हैं प्रॉक्सिमल। और दूसरा जो है इस गर्त वाले सेंट्रियोल से 90 डिग्री एंगल पर अपने आप को व्यवस्थित कर लेता है। ये जो मेंशन किया गया है एंगल, ये मेंशन किया गया है कि प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल आपस में समकोण व्यवस्थित हैं। ठीक है, तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल समीपस्थ और दूरस्थ सेंट्रियोल। ठीक है, इस तरह से ये न्यूक्लियस के जो है जस्ट पीछे अपने आप को व्यवस्थित कर लेते हैं। डिस्टल सेंट्रियोल जो है, इस डिस्टल सेंट्रियोल से बनता है एक्साइल फिलामेंट। ये दिख रहा है, बन रहा है एक्साइल फिलामेंट, ये एक्साइल फिलामेंट तंतु है ना। इस तर्कु तंतु, अक्षीय तंतु या अक्षीय तंतु एक्साइल फिलामेंट, इस एक्साइल फिलामेंट के चारों तरफ जो है थोड़ा सा साइटोप्लाज्म उपस्थित होता है। ये साइटोप्लाज्म उपस्थित है और इस साइटोप्लाज्म के बाहर आवरण है प्लाज्मा लेमा का। तो साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य की महीन परत है इस एक्साइल फिलामेंट के चारों तरफ और उस महीन परत के ऊपर प्लाज्मा लेमा का आवरण है। तो इस तरह से ये फॉर्मेशन हुआ किसका? टेल का। ये टेल फॉर्मेशन हुआ डिस्टल सेंट्रियोल से। तो हमें टेल फॉर्मेशन में कहाँ से शुरू करना है? सेंट्रोसोम से।
केंद्रक के पास में जो सेंट्रोसोम है उसका आवरण हट गया, सेंट्रियोल्स जो है फ्री हो गए, दोनों सेंट्रियोल केंद्रक के पीछे व्यवस्थित कर हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे से समकोण रूप में व्यवस्थित हैं। प्रॉक्सिमल जो है वो एक गर्त में उपस्थित है, इससे 90 डिग्री एंगल पर उपस्थित है डिस्टल, डिस्टल से बना एक्साइल फिलामेंट। अक्षीय तंतु, अक्षीय तंतु के चारों तरफ क्या है, कोशिका द्रव्य की महीन परत है, साइटोप्लाज्म है, और इसके बाहर आवरण है प्लाज्मा लेम्मा का। इस तरह से निर्माण हुआ टेल का। अब हम लेते हैं इसका लास्ट स्टेप, वो है फॉर्मेशन ऑफ मिडल पीस। मिडल पीस में क्या है, स्पर्मेटिड। हम सारा कायांतरण किसका कर रहे हैं, स्पर्मेटिड का। वापस हम शुरू करते हैं यहाँ से, हम कर रहे हैं इसका स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना। तो स्पर्मेटिड में उपस्थित जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया वाला पार्ट है, वो माइटोकॉन्ड्रिया वाला पार्ट जो है वो आ जाता है कहाँ पर, एक्साइल फिलामेंट के चारों तरफ। एक्साइल फिलामेंट के चारों तरफ, ये एक्साइल फिलामेंट है ना, तो एक्साइल फिलामेंट, ये एक्साइल फिलामेंट है टेल वाले भाग में, इसके चारों तरफ आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कॉर्डेट्स के अंदर तो स्पाइरली अरेंज्ड, इस तरह से सर्पिलाकार, ये एक्साइल फिलामेंट के चारों तरफ ऐसे सर्पिलाकार आच्छंद बना लेता है। और इस सर्पिलाकार आच्छंद को कहते हैं, इस सर्पिलाकार आच्छंद को कहते हैं नेबर्न शीथ। नेबर्न शीथ ये कॉर्डेट्स में, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है स्तनधारियों में एक्साइल फिलामेंट के चारों तरफ सर्पिलाकार आच्छंद बना लेता है, जिसको नेबर्न शीथ कहते हैं। और अन्य जो एनिमल्स हैं उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया क्लम्प्स के रूप में, यानी इकट्ठा हो जाता है एक्साइल फिलामेंट के चारों तरफ, उसको कहेंगे माइटोकॉन्ड्रियल क्लम्प, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, शक्ति ग्रह है। और यहाँ पर शक्ति किसके लिए चाहिए, फॉर द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म, क्योंकि स्पर्म को मूव करके ओवा तक पहुँचना होता है, ठीक है। तो स्पर्म को गति करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए होती है वो मिलती है उसको माइटोकॉन्ड्रिया से, जो उपस्थित होता है मिडल पीस के अंदर एक्साइल फिलामेंट के चारों तरफ, ठीक है। कॉर्डेट्स के अंदर इसको क्या कहेंगे, नेबर्न शीथ, क्योंकि ये स्पाइरली अरेंज्ड है। और बाकी जंतु हैं उनके अंदर इनको कहेंगे माइटोकॉन्ड्रियल क्लम्प। तो इस तरह से स्पर्मियोजेनेसिस के अंदर हमें जो स्टेप्स डिस्क्राइब करने हैं वो कौन कौन से हैं, न्यूक्लियस में क्या परिवर्तन आया वो, एक्रोसोम कैसे बना वो, फॉर्मेशन टेल किस प्रकार बना और किससे बना वो, और मिडल पीस का निर्माण कैसे हुआ, और मिडल पीस में कौन सा पार्ट उपस्थित है और उसका फंक्शन क्या है। इस तरह से एक नॉन मोटाइल राउंड जो स्पर्मेटिड था, उससे जो है एक मोटाइल और थ्रेड लाइक एंड डिस्टिंग्विश्ड क्यों, क्योंकि अब इसमें हेड वाला पार्ट है, मिडल पीस वाला पार्ट है और टेल वाला पार्ट है, ठीक है। और हेड वाले पार्ट में क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के आगे एक्रोसोम, मिडल वाले पार्ट में प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और माइटोकॉन्ड्रिया है एक्साइल फिलामेंट के चारों तरफ, टेल वाले पार्ट में एक्साइल फिलामेंट और थोड़ा सा साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य की परत है, और उसके बाहर प्लाज्मा लेमा। इस तरह से स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना कहलाता है स्पर्मियोजेनेसिस। तो अगर क्वेश्चन आता है पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस को बताओ, डिस्क्राइब स्पर्मेटोजेनेसिस, तो हम इसमें पूरा बताएंगे स्पर्मेटोसाइटोसिस की तीनों अवस्थाएं, फिर हम स्पर्मियोजेनेसिस, दोनों को हमें एक्सप्लेन करना है, तब हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है स्पर्मेटोजेनेसिस का, ठीक है। यानी प्राइमरी जर्म सेल से स्पर्मेटिड का बनना स्पर्मेटोसाइटोसिस कहलाएगा, स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना स्पर्मियोजेनेसिस कहलाएगा। और यह प्रक्रिया किस में होती है, मेल में होती है। मेल में गोनाड को टेस्टिस कहते हैं, टेस्टिस के अंदर थाउजेंड्स ऑफ सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट, सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जर्म सेल्स हैं, जनन उपकला कोशिकाएं हैं, और वहाँ से शुरू होता है क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस। दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक। थैंक यू।